जाट महासभा समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्य करेगी। जाट महासभा समाज के शैक्षणिक उत्थान के लिए कार्य करेगी। जाट महासभा समाज के आर्थिक उत्थान के लिए काम करेगी। और चौथा जो विषय था, क्योंकि गुलामी थी और अंग्रेजों का दौर था, जाट महासभा समाज के राजनीतिक हितों का भी ध्यान रखेगी। ये उद्देश्य तय किए गए थे और जो बुजुर्ग हैं उनको पता, इतिहास में आप जाके देखो, पिछली सदी में इन तमाम विषयों पे काम हुआ। समय समय पे हमारे समाज में पंचायतें हुई अलग अलग क्षेत्र में। देश पे नशा तो था ही नहीं पहले हमारे, उस समय नशे नाम की बीमारी नहीं थी 1907 में। देश पे शादियों में कम खर्चा हो, बारात को प्रतिबंधित किया जाए, कम आदमी जाए, कम दहेज दिया जाए, इस तरह के प्रतिबंध पंचायत के माध्यम से लगाए गए। समाज के जो भी इशू आते थे उसको समाज बैठ के निपटाता था। चौधरी छोटूराम उस समय समाज के चमकते सितारे थे। उन्होंने बहुत लंबे समय तक उनकी रहनुमाई में जाट महासभा चली। वो जाट महासभा के युवा के अध्यक्ष भी रहे और मैन के भी रहे। उन्होंने जोड़ा समाज को। जाट महासभा के उसी दौर में जाट स्कूल आगरा, लखावटी, मुजफ्फरनगर, बड़ौद, अनेक शिक्षण संस्थाएं बनी। समाज को एक दिशा दी। उस समय एक जागरूकता आई शिक्षा की समाज में। हरियाणा में हर जिले में, मेरा गांव दिल्ली में है, हमारे दिल्ली में भी उस समय 2 जाट स्कूल बने थे। हरियाणा में 20-25 संस्थाएं बनी थी। राजस्थान में स्वामी केशवानंद ने 350 संस्थाएं बनाई थी। वो एक उद्देश्य जो था महासभा का, उसमें बहुत तेजी से समाज आगे बढ़ा। चौधरी छोटूराम का एजेंडा था कि आर्थिक उत्थान हो समाज का। दूसरे विश्व युद्ध में जो छोटूराम ने लोगों को प्रोवोक किया, जाट समाज के नौजवानों को, और फौज में भर्ती कराया। लोगों ने कहा चौधरी छोटूराम तो अंग्रेजों का पिट्ठू। वो कहने लगा किसी के कहने से छोटूराम को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे समाज में आज जो नौकरी में जाएगा उसके घर में संपन्नता आएगी, वो दुनिया देखेगा, उसका विजन बदलेगा, उसकी अगली पीढ़ी में जागरूकता आएगी। चौधरी छोटूराम ने जिनको फौज में भर्ती कराया था, उस दौर में सैकड़ों उन जो सिपाही भर्ती हुए थे, उनके सैकड़ों उनके बच्चे जनरल तक पहुंचे हैं। अगली पीढ़ी में पैसा आया, शिक्षा आई। आपके यहाँ तो कई गांव ऐसे हैं जिसमें एक तरफा जो है वो फौज की लाइन बन गई थी। वो उस टाइम पे घूम घूम के प्रोवोक कर रहे थे। उनका ये कहना था, विजन देखो उनका, लिखत में है उनका। वो कहने लगे इस लड़ाई में अंग्रेज जीतेगा, हिटलर हारेगा, लेकिन अंग्रेज की आर्थिक स्थिति ऐसी हो जाएगी, अंग्रेज दुनिया में राज नहीं कर पाएगा, अंग्रेज अपने इंग्लैंड को भी नहीं संभाल पाएगा और आजादी निश्चित। वो कहते थे मैं नहीं चाहता हिटलर जैसा डिक्टेटर, दुनिया की सत्ता इन अंग्रेजों से निकल के हिटलर जैसे तानाशाह के हाथ में जाए। वो सोच था उनका। अंतर्राष्ट्रीय सदर पे एक विजन दिया था उन्होंने। कांग्रेस को दता बता के उन्होंने जमींदारा लीग बनाई थी एक पार्टी,
और जमींदारा लीग ने 22 साल तक पंजाब पे शासन किया था। ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस उसके आसपास भी नहीं पटक पाती थी। इतने सशक्त नेतृत्व था उनका। उन्होंने जिन्ना और गांधी को ये कह दिया था 24 घंटे में पंजाब छोड़ दो ना दोनों को उठा के जेल में डाल दूंगा। गांधी लाहौर से भाग के दिल्ली आ गया था, जिन्ना बंबई चला गया था। वो था चौधरी छोटू राम। जो चौथा एजेंडा था ना कि बिरादरी के राजनीतिक हितों का, पार्टी बना ली थी उन्होंने। 22 साल पंजाब में ठोक के काम किया था, नजीर बना दी थी, लोगों को निकाल दिया था सारी उससे। तो उस छोटू राम की सदारत में चली थी। उन्होंने एक बात और कही थी, जाट कौन? जिसकी रगों में जाट का खून है वो जाट। वो हिंदू है, वो सिख है, वो मुस्लिम है, वो ईसाई है। धर्म आस्था की चीज है, धर्म बदला जा सकता है। आज आप हिंदू हैं, आपका मन बदल जाए, मुस्लिम हो जाए, सिख हो जाए, ईसाई हो जाए, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जाति को बदलना किसी के हाथ में नहीं है। जाति का संबंध खून से है, जाति का संबंध जन्म से है। जो जाट है वो जाट है, चाहे किसी भी धर्म में है, किसी भी संप्रदाय में है। ये चौधरी छोटू राम ने ये सिद्धांत दिया था। अभी आपने कहा कि 1912 में 9 करोड़ थे, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। पाकिस्तान में चले गए, वो उनके समय थे अब 9 करोड़। 1912 में वो भी साथी था, वो 47 में उधर चले गए, इसलिए संख्या घट गई। आज क्या हो गया? हम मतलब बिखराव में क्यों हैं? क्या स्थिति हमारी है? पहला एजेंडा है हमारा कि सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ काम करेंगे। जाट रेवोल्यूशनरी रहा, जाट क्रांतिकारी रहा। आप पढ़े इतिहास को, राजा हर्षवर्धन वो धर्म के अनुयायी थे। ये खाप व्यवस्था राजा हर्षवर्धन ने शुरू की, संन्यास ले लिया था और पंचायत को राज दे दिया था। डेमोक्रेट अगर कोई है दुनिया में तो जाट है। दुनिया की पहली डेमोक्रेसी खाप व्यवस्था थी, जिसमें समाज का राज समाज के द्वारा, सामाजिक न्याय समाज के द्वारा। राजा हर्षवर्धन ने शुरू किया था, राज छोड़ के खाप व्यवस्था शुरू की थी। उस टाइम बौद्ध थे, सब बौद्ध मठ थे सारे, क्योंकि जाट हमेशा निराकार को मानता। जाट कर्मयोगी, जाट कर्म में विश्वास करता, पाखंड में विश्वास नहीं करता। बौद्ध धर्म से जाटों को दोबारा फिर पाखंड की तरफ खींचा गया। वो उस टाइम पे बहुत ही अन्याय हुए जाटों पे। वो एक लंबी कहानी है, उसको पढ़ने से ही आप उसको समझ पाएंगे। जो जाट इधर का था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, टर्की, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में जाट कबीले हैं। इनमें से वो पोप में भरोसा नहीं करता था, उसने इस्लाम को अपना लिया और वो इस्लाम में चला गया। आप भी जाट नहीं हैं। पहले तो आपको जाट की बात करो तो देखना पड़ेगा कि परिवार कहां तक है। टर्की तक हमारे कबीले हैं। उन्होंने इस्लाम को अपना लिया क्योंकि वो विश्वास नहीं करते थे वो पर पाखंड। बाद में गुरु नानक आए तो सिखी में चले गए, क्योंकि गुरु नानक ने भी निराकार की बात की। और उसके बाद स्वामी दयानंद आए तो आर्य समाज में चले गए।
अधिकांश जाट ने ये दुकानदारी को रिजेक्ट कर दिया था। कर्मयोगी था जाट। गांव में मंदिर नहीं होते थे। 50 साल में ये दुकानें खोली हैं हमारे गांव में। शिव के निराकार रूप को, वो जिसको ये शिवलिंग कहते हैं, ये पौराणिक है सब। जो पाप और पाखंड आया वो था। शिव को शक्ति कहते थे और शक्ति का निराकार रूप रखा जाता था, जिसकी जाट पूजा करता था। जैसे जैसे हम गुलामी में आए और गुलामियत में हमारे धर्म का उपवास उड़ाया गया, और ये जो एक कौम थी जिसके पास लिखने पढ़ने का काम था, उसने जैसा उन्होंने लिखवाया वैसा लिखते चले गए। शिव को शक्ति के रूप में पूजते थे हम, शिवलिंग के रूप में नहीं पूजते थे। ये सब पौराणिक है। अब ये पाखंड है, ये ढोंग है सब। हमेशा हम उसका विरोध करते रहे। स्वामी दयानंद उसमें लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में, कहले मैं काफ़ी पढ़ा लिखा, मैंने तपस्या की और मैंने प्रयास किया कि मैं अब अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाऊं। जब मैंने शुरू किया अपना काम, तो उत्तर भारत में एक ऐसी जाति बसती थी जो मैं कहना चाहता था वो उनके आचरण में था। अगर सभी लोग जाट जी जैसे हो जाएं तो इस पृथ्वी से पोप का नाश हो जाए, ऐसा उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में आपके बारे में लिखा। आर्य समाज से आपने कुछ नहीं लिया। स्वामी दयानंद ने स्वयं लिखा कि जो मैं कहना चाहता था वो तो इनके आचरण में है। विधवा विवाह हमारे यहाँ था, तो आडंबर हमारे यहाँ था, किसी के प्रति जातिवाद हमारे यहाँ नहीं था। मतलब दुख दर्द तो जाट का कैरेक्टर है, मेहनत से खाना, दुखी जरूरतमंद की मदद करना, जाति में विश्वास नहीं करना, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, न्याय का पक्ष लेना, ये जाट का कैरेक्टर। जिसमें ये गुण नहीं है वो जाट कहीं ना कहीं राह भटक गया। हमारी नई पीढ़ी को पे बहुत दिन से काम किया। एक विचारधारा इस देश में, बड़ी जहरीली विचारधारा इस देश में पनप रही है, उसने हमारे बच्चों को फंसाया। आपके बुजुर्ग कावड़ ले आए थे। कोई 50 साल का आदमी ऐसा है जो कावड़ ले आया। पिछले 30 साल से हरिद्वार और अपने गांव के बीच में धक्के खा रहे हैं। ये हमारा कैरेक्टर नहीं है। हमको लगाया गया इस काम पे। उनको ये पता था कि इनको पहले पोप और पाखंड में लाओ, तब ये तुम्हारा वोट बैंक बनेगा। ये अगर पाखंड में नहीं आए तो ये तुम्हारे राजनीतिक तौर पे काबू में नहीं आएंगे। जिस दल से आप ऐसा परहेज करते थे जैसे सरदार तम्बाकू से करता है, आज उस दल के लिए नाच नाच के हमारा नौजवान वोट मांग रहा है, मरोगे। वो तुम्हारे कैरेक्टर को मिटा रहा, तुम्हारे चरित्र को खत्म कर रहे हैं। किसी दल विशेष में चले जाओ, अपने को दिक्कत नहीं, लेकिन किसी बिरादरी के कैरेक्टर को खत्म किया जाए, उसकी ओरिजिनलिटी को मिटा के और एक वोट बैंक तैयार किया जाए, ये क्राइम। और ये हमारे साथ हो रहा। हमारी नौजवान पीढ़ी आज जो है वो भ्रमित हो गई। जाटों में आपकी कितने लोगों की जन्मपत्री हैं जो मेरे से आसपास 10-20 साल छोटे भी हैं? किसकी जन्मपत्री है? क्या दिक्कत आ गई? आपकी शादी होगी बिना जन्मपत्री के, क्या दिक्कत आ गई? आज जाओ रिश्ता करने, बोले जी पत्री मिलवाएंगे। अभी चलन हमारी बिरादरी में, गांव गुआंड में छोड़ा छाड़ी का कोई केस नहीं होता था। आज 60% शादियां टूट रही हैं जन्मपत्री वाली।
6 महीने में सामान इधर से उधर जाते, टम्पू भर के लोड होकर जाते हैं। वो जन्म पत्री इतनी मजबूत है तो क्यों टूट रही है वो शादियां? क्यों फंस रहे हैं आप? एक बेटी है रोहतक की, उसने एक पंडित पे केस कर दिया। बोला जब मेरी शादी तय हो रही थी तो इसने जन्म पत्री मिलाई थी और इसने कहा था 32 में से 28 गुण मिल रहे हैं। मेरी शादी टूट गई, इस पंडित की सजा होनी चाहिए। उस पर FIR मुकदमा कर रखा है उस लड़की ने। जाट तो रेवोल्यूशनरी होता, रिजेक्शन करो, रिजेक्ट करो इनको, फजूल की बातों। ये सब बेकार की बात। वहां जाट तो बहुत ही शार्प होता, बहुत तरीके से काम करता। जेठ का महीना था, एक चौधरी की गाय ब्यागी जाट की, बैठा था पंडित जी आके घर। उन्होंने देखा भाई गाय ताजी ब्याई है। एकदम शरारती दिमाग होता, जो आदमी इसे टोने टोकते करता है बहुत तेज होता। बोले आओ पंडित जी। बोले आए भाई। बात होती रही। बोला भाई आज तो मैं सारी रात परेशान रहा, आपके पिताजी सारी रात मुझे सपनों में दिखते रहे, सारी रात। कहने पंडित जी क्या दिक्कत थी? बोला भाई बैतरणी पार नहीं हुए, रास्ते में अटके हुए हैं। कहने दादा फिर इलाज बता। कहने लगा भाई बैतरणी तो गौ की पूंछ पकड़ के पार हो सकती है, गाय का गौदान करना पड़ेगा। अब चौधरी एक दफे बच्चों को देखे और एक दफे बाप को देखे, और बाप तो बाप ही है, बीच में अटका हुआ है। मन मार के उसने गाय खोल के पंडित जी को दे दी। गाय ले गया पंडित जी तो अपना दूध पिए मौज करे, और वहां बच्चे जेठ में दूध, और अपने यहाँ तो दूध नहीं हो तो बैठ जो जमता ही नहीं मामला। 10-15 दिन के बाद वो पंडित जी के घर गया। बोले आप भाई चौधरी साहब आप। बैठ के बात होने लगी। बोले अभी दादा क्या रहा बाबू का? बोले पार हो गया। बोले एक बात बता, पार होने के बाद कोई वापस भी आ सकता है? अरे बोले पागल है, बैतरणी तो जो एक दफे पार हो गया वो फिर गया, वो वापस नहीं आ सकता। 1 सेकंड नहीं लगाई, अपनी गाह खोल के और अपना चल दिया वापस। तो ये हमारा तो, हम तो बड़े प्रैक्टिकल लोग हैं, हम फंसे ही नहीं कभी किसी में। आज आड़े बालक ये भगवती जागरण करा रहे हैं और पता नहीं किस किस के होते हैं, किसकी कथा कराते हैं, सत्यनारायण की कथा करा रहे हैं। अरे आपका बाप है, आपकी माँ है, आपके बुजुर्ग चाचा हैं, ताऊ हैं, यही सत्यनारायण है, यही सब कुछ है, इनकी सेवा कर लो सब कुछ हो जाता। गांव में किसी दुखी आदमी की मदद कर दो। जाट क्या करता था, गांव में किसी के घर में ये पता चल जाए कि गुर्बत है, परेशान है, अनाज नहीं है तो घर से अनाज भेज देता था। बोला भाई 1 मन 2 मन 1 बोरी उसको अनाज दे दो। पास पड़ोस में किसी की भैंस दूध नहीं दे रही, अपने दूध हो रहा, बोला भाई तू ले ले, तेरी दे जब हम ले लेंगे। बोला वो बर्दाश्त नहीं करता था कि वो कष्ट में रहे, बिना कहे सामने आता था, वही उसकी पूजा थी। मैंने एक मीटिंग में कह दिया भाई जाट तो अपना राम साथ रखता, मेरे खिलाफ पंचायत हुई बहुत बड़ी। खैर चलो वो उनका काम था, उनको तकलीफ हुई, उनकी दुकान बंद हो रही थी। पत्थर की मूर्ति मेरे साथ चलो, किसी ने बनती हुई दिखा लाऊं, जयपुर में बनती है, गांव में बनाते हैं, हरिजन है सारे, दलित है, पत्थर लाते हैं, घरों में मूर्तियां बनाते रहते हैं, जयपुर में जाके बेच आते हैं, फिर दुकान वाले शोरूम में रखे उनको आगे बेचते हैं। वो दलित उसे बनाता, आप खरीद के लाते हैं।
आपको फिर फंसाया जाता। वो कहता है इसमें प्राण प्रतिष्ठा करूंगा। मैंने यही कह दिया भाई प्राण प्रतिष्ठा पत्थर की मूर्ति में करेगा ये, इसका बाप मरा था उसमें क्यों नहीं करी इसने प्राण प्रतिष्ठा, अगर ये इतना ही ताकतवर आदमी है। जब ये मनुष्य के शरीर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकता तो पत्थर में कैसे प्राण डाल देगा ये? आप पूछते ही नहीं। वो आपसे रखवाता, बोला रख 100 रख 50, आप रखते रहते, पूछते ही नहीं ये कर क्या रहा, बता तो दे। मंत्र का सार क्या हो, क्या रहा? ये जाट का चरित्र नहीं। आपको फंसा लिया गया और आपके बच्चों को फंसा लिया गया। अगर हम जाट की बात करें तो हमको अपने खुद भी जाट रहना चाहिए और बच्चों को भी जाट बनाना चाहिए। हमारी पहचान हमारी जाति से है। जिस दिन आप जाट नहीं रहोगे उस दिन बाजार में कोई भी गिरेबान पकड़ के 4 दप मारेगा आपके। इसलिए लोग आपसे दूर रहते हैं कि आप जाट हो। बाजार में ये पता चल जाए कि ये जाट है तो आदमी थोड़ा सा पीछे 4 कदम पीछे होता है। जिस दिन आपका वो कैरेक्टर खत्म हो गया तो ये नई पीढ़ी खड़ी नहीं, स्टैंड नहीं करेगी कहीं। हम इस पे काम करते हैं, इसको दूर करने का प्रयास करते हैं। इस पे आप देखें समाज में आपने बताया कोई भवन बना रखा है आपने, बहुत अच्छी बात। क्या उपयोग कर रहे हैं आप उसका? हमने क्या है कि वो जो काम हमारा पिछली सदी में हुआ उसके बाद इस बाद की जो प्योद आई उसने उन बिल्डिंगों को जर्जर किया। लखावटी में एडमिनिस्ट्रेटर बैठा ही है, हट गया। मतलब 35 साल से बुजुर्गों ने जो संस्था बनाई थी उसमें एडमिनिस्ट्रेटर बैठा रखा है। हम ग्रुप बन गए और कब्जा करने के लिए लड़ रहे हैं। 10 संस्था और बननी चाहिए थी, लेकिन वो शर्म की बात है 10 संस्था बनने की बजाय एक पे भी एडमिनिस्ट्रेटर बंटवा रखा। चिंतन कर रही है बिरादरी? क्यों नहीं चिंतन कर रही बिरादरी? कितने गंदे लोग होंगे जो उसमें राजनीति करके खराब कर रहे हैं। सारी बिरादरी गंदी थोड़ा ही है। 3.5 लाख परिवार है, 3.5 लाख वोट हैं, तो 1.5 लाख परिवार तो होंगे। 1.5 लाख परिवारों में अगर 15-20 आदमी गंद फैला रहे हैं तो उसका विरोध समाज नहीं कर सकता। लेकिन आप उदासीन हैं, आप बैठे हैं बोला मरने दें। आप उसका समाधान करें। आपने आप सेंटर है बुलंदशहर, आपके पास भवन है। आप बुलंदशहर में गांव के 1000 जरूर ऐसे लोग होंगे जो आपकी तरह से रिटायर हुए हैं, जो ज्ञान रखते हैं, जिनका विजन है। कोई लेक्चरर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई उसमें BCS से हुआ है, कोई किसी से हुआ। बैठे वहां पे और कैरियर काउंसलिंग बच्चों को कहें आओ भाई बताएं तू सिपाही के लायक है, तू सेकंड लेफ्टिनेंट बन सकता है, तू जो है बैंक में PRO जा सकता है, तू सिविल सर्विसेज में जा सकता है, तू जुडिशरी के है, उसकी कोचिंग का प्रबंध कराएं, उस काउंसलिंग ही कर दें उस बच्चे की। नहीं करते, बिल्डिंग बना ली। बिल्डिंग तो ये बनी हुई है, किराए पे लो और काम कर लो। उसके लिए फिर पैसा लगाने की जरूरत क्या? वो हमारी बिरादरी का सेंटर है। अध्यक्ष जी ध्यान दो इस बात पे, उसको ठीक करके और उसमें शुरू करो। कुछ लोगों की सेवाएं लो। ये PRO का कराएंगे, कोचिंग कराएंगे। साल में जो है वो 5000 बच्चे लगते हैं बैंकिंग में, PRO कराओ कोचिंग। JPT में जाते हैं, सिपाही में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं। आप राजस्थान में जाओ, गांव-गांव में कोचिंग बनी हुई है। फौज में कैसे भर्ती होंगे कराते हैं वो। उसमें कुछ तो प्रोफेशनल है और कुछ उसमें सोशल कर रहे हैं काम। मैं सीकर जाता था, हमने सीकर में अवेकनिंग शुरू की। एक भी कोचिंग सेंटर नहीं था। अब मैं सीकर गया पिछले साल,
1.25 लाख बच्चे, पूरे देश के बच्चे वहाँ कोचिंग लेने आते हैं। जाटों के तो अपने आप ही हो जाएंगे। एक एक घर में 3-3 बच्चे IAS में निकल रहे हैं, क्योंकि वातावरण बन गया, माहौल बन गया, समाज लग गया, काम में जुट गया। खाली बातें बनाने से समाज नहीं सुधरेगा। समाज में हमारी महासभा ये डायनेमिक है, हमारा अध्यक्ष भी डायनेमिक है, हमारा युवा का अध्यक्ष भी है। इनमें जज्बा आप लोग बनाएं, हमसे जो चाहिए गाइडेंस हम देंगे। बाकी बैठे हैं शहर में, मन बनाने की आवश्यकता, बिरादरी को बढ़ाना, बिरादरी को आगे ले जाना। ये भाषणबाजी का, ये कोई कांग्रेस BJP का मंच नहीं है, ये समाज का प्लेटफॉर्म है। और हम सोशल लेवल्स पे, सामाजिक कुरीतियों पे, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ा जाए उस पर काम करना। मैंने बताया ना कि छोटूराम जी ने आर्थिक सदर पे काम किया था, फौज में भर्ती कराए थे, फौज से पैसा आया ना जिले में, शिक्षा भी आई, पीढ़ियां की पीढ़ियां फौज में, 3-3, 4-4 पीढ़ी चली गई फौज में। और फौज में ही नहीं रहे, फिर वो शिक्षित हो गए तो दूसरे पेशों में भी गए उनके बच्चे। एजुकेशन आई, जो बना था लखावटी आपका स्कूल बना था, उसमें जो बच्चे पढ़े उनके बच्चे आगे पढ़े, बना अलग से निकल के उसको बढ़ाओ आगे। तो ये सारा इस पे काम करने की आवश्यकता। हमारा जाट महासभा का यही उद्देश्य। जाट महासभा, प्रताप ने बताया 13 राज्यों में हमारे जाट। हमने बिहार में भी जाटों के गांव ढूंढे, बंगाल में भी ढूंढे, महाराष्ट्र के जाटों को भी जोड़ा, जो हमारे गांव महाराष्ट्र में, एक एक गांव को हमने अपने से जब से हमें जिम्मेवारी मिली, जिन प्रदेशों में जाट को समझता ही नहीं था आदमी, हम उनके घर तक गए। हमने बंगाल में ढूंढे गांव, तेलंगाना में अपने गांव ढूंढे, उनको जोड़ा समाज के साथ, उनको मदद करते हैं। वो वहाँ संख्या में कम है, जब भी उनका कोई इश्यू होता है तो हम उनको जो भी मदद हमसे बनती है और हमको करनी चाहिए, हम तैयार रहते हैं, करते हैं उनको। ये हमारा समाज है, हमारा काम क्या। ये ठीक है कि हमारा कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, हमारा कोई बजट नहीं है, लेकिन फिजिकल तो हम है ना, बहुत कुछ किया भी है और कर सकते हैं। जब ये 98 में बनी, प्रताप ने बताया, तो हमने, दारा सिंह जी, हम सब बैठे, प्रताप हमारे युवा के अध्यक्ष थे, धर्मवीर बता रहे थे, नौकरी में होते हुए फुल टाइमर थे ये। अब तो इन्होंने छोड़ दिया सरकार को, टाटा कर दी, लेकिन तब भी ये ऐसे ही काम करते थे। ग्रुप था साथियों का, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, टीम से काम होता है। भगवान की ये दया रही, हमें हमेशा अच्छी टीम हमारे साथ रही। हमने कहा कि आरक्षण एक ऐसा इशू है जिसमें बिना पूंजी लगाए आर्थिक उन्नति हो सकती है, इस पे काम करेंगे। 98 में दारा सिंह जी बने अक्टूबर में, 25 अक्टूबर को उन्होंने चार्ज लिया बल्लभगढ़ में। हमने 23 दिसंबर 1998 को आरक्षण की लड़ाई शुरू की। राजस्थान को हमने पहले चुना, राजस्थान में लोगों ने हमारा साथ दिया। लोगों ने इतना साथ दिया कि एक मीटिंग जो हमने फाइनल मीटिंग की थी, उसमें 5 लाख लोग जुटे। हिली, राजनीति हिली। अटल बिहारी जी ने हमको बुलाया, बुला के बात की, हमको वोट दे दो। मैंने कहा आरक्षण की यहाँ भर लो। उन्होंने आरक्षण की यहाँ भरी और हमने वोट की यहाँ भरी, सौदा हो गया। सौदा होता है यहाँ, नेता किसी को फ्री में कुछ नहीं देता। ये नहीं कि उन्हीं का राज था। 13 महीने वही प्रधानमंत्री थे और हम आंदोलन कर रहे थे, उसने हमसे बात नहीं की। एक वोट से उसकी सरकार गिर गई अटल की। 13 महीने के बाद हमारा दाव बैठ गया, सौदा हो गया। मैं ये कह रहा हूं, ये एहसान नहीं करते हैं। फिर उसने देखा वोट चाहिए इनकी, तब उसने सौदा किया। हमको सौदा ठीक लगा, हमने कर लिया, वोट देंगे। पहले हमारी वोट ली उसने, बाद में आरक्षण दिया। राजस्थान में जैसे ही आरक्षण मिला,
केंद्र में सोनिया ने गहलोत को उसी दिन बुला के कहा जल्दी देना, कांग्रेस मर गई। ये पॉलिटिकल है, सब वोट गया। तो राजस्थान में एक ही दिन में केंद्र में भी मिला, राज्य का भी मिला, और दिल्ली में राज्य का शीला दीक्षित ने, अजीत सिंह ने प्रयास किए। अजीत सिंह के प्रयास से दिल्ली के जाटों को भी मिला, एक दिन में 3 राज्यों में मिला। बाद में हमने प्रताप सिंह को कहा भाई यूपी की स्ट्रेटेजी बनाएं। तो यहां तक तो लोकदल था, लेकिन यहां से आगे लोकदल निपट गया था, यहां बीजेपी में चले गए थे सब। हमने कहा बीजेपी की कमजोर नस जो है वो ब्रज क्षेत्र है, ब्रज में जाट जो है वो बीजेपी में चला गया, वहां चोट करेंगे तो थोड़ा सा इनमें हलचल होगी। सादाबाद में हमने मीटिंग की, 1 लाख आदमी की भीड़ जुटी वहां पे। अजीत सिंह, देवगौड़ा और दारा सिंह गए उस मीटिंग में। फिर हमने बलदेव में की, फिर कोसी में की। जब 3 मीटिंग हुई, राम प्रकाश गुप्ता चीफ मिनिस्टर थे, भले आदमी थे। ये बीजेपी में हलचल हुई, उन्होंने कहा कि ये ब्रज क्षेत्र का जाट अगर लोकदल में फिर जाएगा, अजीत सिंह की मीटिंगें हो रही हैं, आरक्षण का मामला है। उन्होंने कहा बाबूलाल को और लक्ष्मी नारायण और जो बीजेपी में उनके साथ लगे हुए थे लोग कि तुम आवाज उठाओ, देना तो पड़ेगा, तुम उठाओ, हमारा काम हो गया। कौन आवाज उठाए, किसको सिरे जाएगा, ये हमारा इशू नहीं था। राम प्रकाश गुप्ता ने हमको आरक्षण यूपी में दे दिया। हमने राम प्रकाश गुप्ता जी का अभिनंदन किया दिल्ली में मावलंकर हाल में, तो उन्होंने एक बड़ी साफ गोई से एक बात की कि लगा मैं आज जाटों के ऋण से ऋण हो गया, जाटों का कर्ज था मेरे ऊपर। चौधरी चरण सिंह ने मुझे 1967 में मुख्यमंत्री बनाया था। बीजेपी नहीं चाहती थी मैं मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन चौधरी चरण सिंह ने मुझे, बीजेपी कोटे में मैं था, लेकिन मुझे चौधरी चरण सिंह ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया था। वो जाटों का कर्ज था मेरे ऊपर, मैं आज उस कर्ज को उतार के जाटों के ऋण से ऋण होगा, ऐसा गुप्ता ने कहा था। तो ये जो लोग भाषण ठोकते हैं, वो चौधरी चरण सिंह ने ऊपर से करा दिया था आपका काम। गुप्ता के दिल में चौधरी चरण सिंह थे, जिसकी वजह से आरक्षण हुआ। भाई कह रहा है भाई 3 बच्चे तो जज हमारे हुए, 3 लाख नौकरियां मिली हैं। उसके बाद कई लोग हमसे कहते हैं आपने क्या किया, मैंने कहा कुछ नहीं भाई, हमने क्या किया। 2 लाख नौकरी तो राजस्थान में मिली और 1 लाख नौकरी बाकी स्टेटों में मिली है, जिसमें उत्तर प्रदेश में भी 35,000 से ज्यादा नौकरियां मिली। आपको ध्यान है मायावती के टाइम में एक ही बैच में 14,500 सिपाही लगे थे, टीचर लगे थे, जिससे जो भी टीचर ट्रेड था उसको नौकरी लग गई थी उस 5 साल के दौर में। अब हमारे एक भाई थे जो बहुत काम कर रहे थे मायावती के साथ, उनकी स्ट्रेटेजी थी, फेयर चली वो 5 साल सरकार। ओबीसी में ये जब सपा वाले रहते थे तो ये हमारा नंबर नहीं आने देते थे। मायावती के टाइम में पार्शलिटी नहीं की गई, टैलेंट में हमारे बच्चे अच्छे थे। 25,000 नौकरी तो यूपी में मायावती के, ये हमारा मिशन है। हमने इस मिशन को आगे बढ़ाया, केंद्र के लिए हम लगे हुए थे। 2013 में एक ऐसा ही सम्मेलन जैसा आप कर रहे हैं, हमने बड़ा सम्मेलन किया था। वो सम्मेलन बहुत सफल था। रात को सोनिया गांधी ने हमारे अध्यक्ष अमरिंदर सिंह जी को फोन किया, बोल कहने कल आ जाओ। वो गए, दूसरे दिन वो कहने लगी मैं आरक्षण दूंगी आपको, आपकी बिरादरी को आरक्षण में लूंगी, आप आगे बढ़ो। उसके बाद कमीशन की लीपापोती हुई, बहुत काम हुए और सोनिया गांधी ने अपने वायदे को निभाया। 2014 में हमको आरक्षण हुआ।
दिल्ली में ये भाई अभी कह रहा था, हमारा युवा अध्यक्ष जो है, दिल्ली में उस साल 22,000 दाखिले जाटों के दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुए थे। 2015 के जो एडमिशन थे 22,000, लेकिन उसके बाद वो ये सरकार बदल गई, उसको चैलेंज किया कोर्ट में। एक वकील थे जिन्होंने, हमारे अपोजिशन पार्टी के वकील थे वो, उनको इन्होंने जज लगा दिया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में वकील सीधा नहीं जज बनता, हाई कोर्ट का जज लग के प्रमोट हो गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसका सीधा उसको जज लगा दिया और हमारा केस उसने सुना। वो आदमी हमको हराने के लिए तैयारी कर चुका था, उसके सामने हमारा केस लगा दिया गया। जैसे पहले दिन जब हियरिंग हुई तो वो कहने लगा जाट कहाँ से पिछड़ा, बिना फाइल बोले। तो हम समझ गए थे कि षड्यंत्र के शिकार हो रहे हैं, हमको धक्के से हरा दिया गया। वहाँ प्रधानमंत्री से मिले, उसने वायदा किया कि मैंने जाटों का नमक खाया और मैं वायदा करता हूँ कि जाटों को आरक्षण में शामिल करूँगा। ये 2015 की बात। 2017 यूपी चुनाव से पहले गृह मंत्री ने बुला के कहा, भाई मेरी मूछ का बाढ़ ले जाओ, मैं वायदा करता हूँ जाटों को केंद्र में आरक्षण देंगे। दोनों के एक की मूछ का बाढ़ है हमारे पास, एक ने नमक खा रखा है, दोनों के वायदे हैं हमारे पास। 20 तारीख का जो सम्मेलन है उनको याद दिलाएंगे वहाँ से, भाई अपना वो वायदे पूरे कर दो। तो मैं आपको झांसा दे के नहीं ले जा रहा हूँ 20 तारीख में, मैंने आपको पूरी स्थिति बता दी है। याद दिलाना चाहिए, नहीं दिलाना चाहिए। मैं कोई राजनीति नहीं करता, मुझे बीजेपी का, कोई भाई यहाँ बीजेपी के भी बैठे होंगे, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये वायदा है उनका और जेंटलमैन का वायदा। सोनिया ने वायदा किया था, हम गए नहीं उसके यहाँ मांगने, उसने हमारे जलसे को देख के हमारे अध्यक्ष को बुला के कहा कि आरक्षण जो भी चाहे धरती इधर से उधर हो जाए। वायदा किया था, उसने दिया। और ये वायदा करके हमको 9 साल से लटका रहे हैं, तो हमको याद वायदा इनको दिलाएंगे उस दिन। दिल्ली ऊंचा सुनती है, दिल्ली में धमाका करना पड़ता, तो दिल्ली को सुनाने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सुन लेंगे तो इनकी जय जयकार करेंगे, और ये नहीं सुनेंगे तो उल्टा खूंटा ठोकेंगे इनको। क्या है हमारे हाथ में? ना सुनेंगे तो हमारे क्या लगते हैं, सुन लेंगे तो स्वागत करेंगे, जय जयकार करेंगे, इनका लौटाएंगे भी, और ना सुनेंगे तो अगला काम भी करेंगे। इसलिए उस दिन ये सम्मेलन है। तो सहमत हैं आप इससे? सहमत हो तो भाई उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ये हमारे साथी हैं, पुराने लोकदल में हम चरण सिंह जी के साथ रहे, बूढ़े हो गए अब इनको देख के ये लगता है कि मेरा टाइम भी खत्म हो गया। मैं तो गलत फहमी में रहता हूँ कि मैं अभी ठीक हूँ, लेकिन जब साथी लोग सारे जा लिए तो मेरा भी थोड़ा बहुत समय बचा। मैंने ये तारीख रख दी थी, हमने आपस में सलाह करके, और बीच में मेरा फ्रैक्चर हो गया। तो दो ही बात थी, या तो सम्मेलन को कैंसिल करें या इस पैर को कुर्बान करें, दो में से एक काम करना था। हमने तय किया, हुई पैर सुजरा टूटे रहे जाए आए, इस सम्मेलन को करेंगे, इसको बाद में देखेंगे। डॉक्टर ने कह रखा है कि